लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, पहले उसे डिस्कस कर लिया जाए। प्रश्न ये रहा था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट वन कूलम। हिंट मैंने आपको ये दी थी कि फॉर्मूला आप लगाओगे Q इक्वल टू NE, और यहाँ पे Q का जो वैल्यू होगा ये 1 लिया जाएगा, एंड N ये पूछा गया है, और E इट इज़ फंडामेंटल चार्ज। इसकी वैल्यू हमें याद करनी होती है, ये आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। नाउ अब आपने कैलकुलेशन करना है। 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19। कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है, आप जब सॉल्व करोगे तो रिज़ल्ट आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये जो फिगर है कोई साधारण फिगर नहीं है, बहुत हैवी है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, लाखों करोड़ों से भी करोड़ों इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठा होते हैं तब मिला करके जो चार्ज बनता है दैट इज़ 1 कूलम। ये आपको याद भी रखना है, स्पेशली NTSC एंड बोर्ड के पॉइंट से, बोर्ड 10th में भी एंड 12th में भी। बाकी जो दूसरे एग्ज़ाम हैं उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये अगर आप याद रखोगे तो जो हैवी क्वेश्चन होंगे आसान हो जाएंगे। आई होप आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो था होमवर्क में वो ये था कि कैलकुलेट करना है चार्ज नॉट ड्यू टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर चार्ज पूछा जाए तो वो तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1 कूलम आएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हैं कितने? 1 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन आपने इकट्ठा किया है, और ड्यू टू दैट अब आपने चार्ज निकालना है। फॉर्मूला फिर से वही वाला लगेगा, Q इक्वल टू NE। इस बार अंतर ये आ जाएगा कि हमें Q गिवन नहीं है, Q निकालना है। गिवन है N। N कितना है? N 1 नहीं है, 1 मोल है। 1 मोल का मतलब होता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, केमिस्ट्री की बात है। मोल कंसेप्ट में आप बहुत डिटेल में जानते हैं सब, बट ये एक जनरल बात है, आपने याद रखना है। 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 23 ऑफ दैट थिंग। तो यहाँ पर N की वैल्यू आपने रखनी होगी कितनी? 6 इंटू 10 की पावर 23, एंड E जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा एग्जैक्टनेस का अगर आप ध्यान रखोगे तो ये आएगा 96500 कूलम। ये 1 कूलम नहीं आया है, ये बहुत ज़्यादा आया है। इसे आप एक दूसरे नाम से भी जानोगे, इसे 1F कहा जाता है। F मतलब फैरड। 1 फैरड चार्ज इफ समवन इज सेइंग, इट इज अंडरस्टूड ही इज टॉकिंग अबाउट 9650 कूलम। 96,500 कूलम का जो चार्ज होता है इसे ही आप 1 फैरड कहते हैं, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल अगर कंसेप्ट नहीं पकड़ में आया है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इफ़ समवन इज सेइंग कि चार्ज है हमारे पास, Q की वैल्यू है हमारे पास 10 फैरड, तो बताओ कूलम में कितना है? 1 फैरड चार्ज अगर है हमारे पास तो कूलम में 96,500 होता है। 10 फैरड चार्ज अगर है हमारे पास तो 1 जीरो और बढ़ा लीजिए, 96,500 में 1 जीरो और बढ़ा लिया, इतने कूलम का चार्ज माना जाएगा। और मोल में अगर कहा जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो फिर 1 मोल नहीं 10 मोल माना जाएगा। 1 फैरड या 96,500, 1 फैरड या 96,500 या 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये एक ही बात है। ये आपने बॉक्स में बदल लेना है, बॉक्स में कर लेना है और याद कर लेना है। इस कहानी को आपने याद करना है। इसे आप इन फ्यूचर स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे यूज़ करेंगे। फिजिक्स में ये थोड़ा कम यूज़ होगा, केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होगा। होमवर्क आई थिंक इतना ही था। अब आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास क्वेश्चन से ही स्टार्ट होगी। पुरानी क्लास में जो हम लोग सीख रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे।
हमारे पास में वेरियस काइंड ऑफ एलिमेंट होंगे और हम सब में निकालना चाहेंगे चार्ज। चार्ज इलेक्ट्रॉन पर का हमें याद होता है, प्रोटॉन पर का हमें याद होता है, न्यूट्रॉन पे होता नहीं है, और सारी जो बॉडीज़ होती हैं इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल से मिल करके बनती हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का पार्ट 1 है उसमें जो एलिमेंट है उस एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं। बताना है चार्ज कितना होगा। तो हम यहाँ पर Q1 निकालेंगे, Q2 निकालेंगे, Q3 निकालेंगे और जोड़ देंगे। इससे ये भी प्रमाणित होता है कि चार्ज एडिटिव है। ये मैंने कहीं लिखाया नहीं है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चार्ज स्केलर है और चार्ज एडिटिव है। मतलब कहने का चार्ज में कोई डायरेक्शन का इशू नहीं होता है, सिर्फ प्लस माइनस ही देखना होता है। स्केलर जैसे जुड़ते हैं, जैसे 2 और 3 को जोड़ा जाता है वैसे ही चार्ज को जोड़ना जाता है। वेक्टर जैसा नहीं होता कि जैसे वेक्टर में होता है कि अगर आप 3 और 4 को जोड़ें तो आने को 7 भी आ सकता है और आने को 5 भी आ सकता है। डायरेक्शन पर चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, चार्ज स्केलर है, एडिटिव रूल फॉलो करता है। नॉर्मल जैसे अलजेब्रा होती है स्केलर्स को जोड़ने की, वही आपने यहाँ फॉलो करनी है। आपको एलिमेंट दिया है, एलिमेंट में 3 लोग दिए हैं, तीनों की वजह से अलग अलग चार्ज निकालिए और सिंपल जैसा ऐड करते हैं अलजेब्रा में वैसे ही ऐड कर दीजिए। तो Q1 इट इज चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, Q2 इट इज चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन, Q3 इट इज चार्ज ड्यू टू न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है आपको मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -e के बराबर होता है। e की वैल्यू ये आपको याद होगी, अभी लिखी थी मैंने। प्रोटॉन पे +e के बराबर होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, और e यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ध्यान दीजिएगा जो e होता है इसकी वैल्यू को नेगेटिव नहीं लेते हैं। ये इटसेल्फ एब्सोल्यूट वैल्यू है, मैग्नीट्यूड वैल्यू है, पॉजिटिव होती है। इसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नहीं कहा जाता है, इसे फंडामेंटल चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहा जाता है। बाकी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो e के टर्म में अगर लिखा जाएगा दैट विल बी -e, प्रोटॉन का चार्ज +e, न्यूट्रॉन विल बी 0। नाउ अगर हम बात करें Q1 की, Q1 क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी वजह से चार्ज, तो क्या आ जाएगा 2 × चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट इज़ -e। फिर Q2 क्या आ जाएगा, चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने हैं, 2 हैं, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, +e है। देन Q3 यानी कि चार्ज ड्यू टू न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन हैं, चार्ज न्यूट्रॉन पे 0 है। सो फाइनली इट विल बी -2e, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, +2e, दिस इज अमाउंट ऑफ चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन, एंड देन 0, फाइनली इट विल बी 0। क्वेश्चन बहुत आसान था लेकिन फिर भी मैंने इतना डिटेल में बताया है, उसका रीज़न ये है कि आप बेसिक क्लियर कर पाओ। बेसिक यहाँ पर ये है कि न्यूट्रॉन का चार्ज से कोई लेना देना होता नहीं है क्योंकि चार्ज इस पर 0 होता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर बैलेंस हो गए, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन हैं अगर उतने ही प्रोटॉन हो गए, जैसा कि यहाँ है इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं और प्रोटॉन भी 2 हैं, तो टोटल चार्ज, नेट चार्ज दैट विल बी 0। यहाँ पर इसीलिए आंसर 0 आया है। नेक्स्ट टाइम से इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 भी सेकंड नहीं लेना है, आपको बस ये देखना है कि न्यूट्रॉन तो हमें देखने नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बैलेंस हैं, इसलिए टोटल 0 आएगा। ऐसी ही सिचुएशन होती है, प्रत्येक एटम में होती है, चाहे हाइड्रोजन का हो, चाहे हीलियम का हो, चाहे लिथियम का हो। एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये बदल सकते हैं, लेकिन whatever be the number of electron, same will be the number of proton. Due to that ओवरऑल एटम में चार्ज 0 होता है और वो न्यूट्रल होता है। फिर एटम में जब हम कुछ करते हैं, अभी आपको बताया जाएगा, तो फिर वहाँ से एटम में चार्ज आने लगता है। दैट टाइम फिर उसको एटम नहीं आयन बोलते हैं। यही कहानी हमें धीरे धीरे आगे सीखनी है। अभी जितना आपको समझ में आ रहा है वो पर्याप्त है। बस आप मान के चलो, एटम वगैरह कुछ जैसे नहीं भी जानते हो तो कोई बात नहीं, एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट में इस बार
जैसी ये कहानी थी ऐसी ही कहानी है, बस अंतर आ गया है क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, चाहो तो आप पहले पूरा करके देख लो, फिर बाद में आपने डिटेल में जाना है। आप Q1 निकालोगे, दैट विल बी चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी 1 इंटू माइनस ई। Q2 निकालोगे, दैट विल बी 2 इंटू प्लस ई, एंड Q3 विल बी 0. So finally when you calculate in total that will be प्लस ई. ठीक, तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा प्लस ई आएगा। आप जो सीख रहे थे उसको अप्लाई करके क्विक आंसर बताने का कोशिश करिए। आप ये समझने की कोशिश करिए कि क्या हमें किसी एलिमेंट में टोटल चार्ज निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एग्जैक्ट संख्या जानने की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। हमें ये जानना नहीं होता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें कितने प्रोटॉन हैं। हमें बस ये जानना होता है कि बैलेंस है या नहीं। अगर बैलेंस है तो चार्ज 0 होगा, और अगर बैलेंस नहीं है तो फिर हमें बस ये देखना होगा कितना इम्बैलेंस है, कितना कम ज़्यादा हो रहा है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 2 हैं, मतलब 1 प्रोटॉन ज़्यादा है, या यूँ कहें 1 इलेक्ट्रॉन कम है। ये असंतुलन, ये इम्बैलेंस विल रिजल्ट व्हाट? टोटल चार्ज। हाउ मच विल बी दैट? इसके लिए आप देख लो कि प्रोटॉन यहाँ पे जैसे कितना ज़्यादा है। प्रोटॉन अगर 1 ज़्यादा है तो आप ड्यू टू दैट प्रोटॉन ओनली चार्ज निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर Q1 निकालना नहीं है, Q2 निकालना नहीं है, Q3 निकालना नहीं है, सीधे Q निकालना है। और सीधे Q निकालने में Q का मतलब क्या है? चार्ज ड्यू टू एक्सेस। एक्सेस यहाँ पर क्या है? जो भी एक्सेस हो उसकी वजह से। एक्सेस या तो इलेक्ट्रॉन होंगे या तो प्रोटॉन होंगे। यहाँ प्रोटॉन एक्सेस में है, ड्यू टू एक्सेस प्रोटॉन। कितना है? 1। तो चार्ज यहाँ पे निकालेंगे ड्यू टू 1 प्रोटॉन। 1 प्रोटॉन मतलब 1 इंटू प्लस ई, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप अब अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, क्या है कि इलेक्ट्रॉन 0 है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि प्रोटॉन कितने हैं? 2। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। कितने प्रोटॉन ज़्यादा हैं? बस उसी की वजह से चार्ज निकाल लीजिए। 2 प्रोटॉन ज़्यादा है इंटू प्लस ई, तो यहाँ पे प्लस 2e के बराबर का चार्ज आ जाएगा। ठीक बात है भाई, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक जो मैंने आपको सिखाया ये मैंने बताने की कोशिश की है कि आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। आप सिर्फ ये देख लो कि कितना एक्सेस है या कितना डिफिशियंसी है। थोड़ी ही देर में आप समझ जाओगे कि यहाँ पर ये जो बात हो रही है ये हीलियम के एटम की हो रही है, और ये भी बात हीलियम की ही हो रही है, लेकिन एटम की नहीं हो रही है। उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है। सिंगली आयोनाइज्ड बोलते हैं, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम की बात हो रही है। इसे He+ लिखा जाता है। He+ का मतलब हीलियम के एटम में एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है। इसको आप सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम बोलते हो। यहाँ पर बात He2+ की हो रही है। हीलियम पर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का रिमूवल पॉसिबल नहीं है, यानी कि आप कह सकते हो सारा इलेक्ट्रॉन अब निकल गया है। आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर कहा गया है एक बॉडी है न्यूट्रल है। इस तरह का क्वेश्चन कंफ्यूज कराने वाला रहता है। जैसे कि आप 9th क्लास में या 11th क्लास में इस तरह की डीलिंग करते हो कि एक बॉडी है जो इक्विलिब्रियम पे है, रेस्ट पे है, कहीं नहीं जा रही है, कहीं नहीं आ रही है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, इक्विलिब्रियम है। बताओ उसमें फोर्स लग रहा है या नहीं? मोस्टली हम लोग कहते हैं फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स लग रहा हो उस बॉडी में। ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स लग रहा हो उस बॉडी में, लेकिन 2 फोर्स लग रहे हों और वो इक्वल हों और अपोजिट हों और बैलेंस हो गया हो। वैसे ही कहानी यहाँ पे है कि अगर एक बॉडी न्यूट्रल है तो हो सकता है
बॉडी में सिर्फ न्यूट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ना ही हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन जो अगर इलेक्ट्रॉन हुए तो फिर निश्चित तौर पे उतने ही प्रोटॉन होंगे। बैलेंस होगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, देन ओनली देन बॉडी में बी न्यूट्रल। तो बॉडी के न्यूट्रल होने का ये तात्पर्य नहीं होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी बॉडीज़ हैं, उनमें चार्ज नहीं है, वो बॉडी न्यूट्रल है। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो बॉडी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो बॉडी में प्रोटॉन नहीं है। बॉडी में इलेक्ट्रॉन भी हैं, बॉडी में प्रोटॉन भी हैं, बट बैलेंस बना हुआ है, एक्सेस में कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर बराबर हैं यहाँ पर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला, इट मस्ट नॉट हैव इलेक्ट्रॉन, मस्ट वर्ड लिखा है, ड्यू टू दैट, ये रॉन्ग है। अगर में लिखा होता तो संभव था कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी ना हो, प्रोटॉन ना हो, लेकिन बॉडी अगर न्यूट्रल है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये पक्का नहीं है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन हो और उतने ही प्रोटॉन भी हों। तो बी ऑप्शन भी इसी हिसाब से गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन रीड करें, इट मे हैव इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बट दे विल बी बैलेंस्ड, ये सही है। यहाँ पे उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, उसमें प्रोटॉन भी होंगे, बट दे विल बी बैलेंस्ड। अब डी ऑप्शन पर एक बार विचार करिए। आंसर तो आ गया है, लेकिन फिर भी थ्योरी को अच्छा बनाने के लिए आप डी ऑप्शन पर भी विचार करिए। यहाँ लिखा है इट मस्ट हैव न्यूट्रॉन, ये कित हद तक सही है, इस पर विचार करिए। बॉडी न्यूट्रल है, क्या उसमें पक्का न्यूट्रॉन होंगे? ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन नहीं। यू हैव टू टॉक अबाउट हाइड्रोजन एटम। इफ़ वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन एटम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है। बाकी इसके अलावा जितने और एटम हैं, जैसे हीलियम एटम की बात करें, थोड़ा केमिस्ट्री वालों को जहाँ बेहतर समझ आ रहा होगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ी देर में और समझ में आ जाएगा, बिकॉज मैं यहाँ थोड़ा केमिस्ट्री वाला बात भी इंक्लूड कराऊंगा, जिसमें एटम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ब्रीफ किया जाएगा। बट आप यहाँ पे ये समझो कि हीलियम के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अलावा और जितने भी एटम होते हैं, अगर सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ दे तो वो न्यूट्रल होते हैं और उनमें न्यूट्रॉन भी होता है। तो यहाँ से दिमाग में ये ख्याल आता है कि अगर कोई चीज़ न्यूट्रल है तो उसमें पक्के तौर पे न्यूट्रॉन होंगे। ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन हेयर शोइंग व्हाट, इवन अ न्यूट्रल एलिमेंट मे हैव न्यूट्रॉन लेस। ऐसा भी संभव है कि एलिमेंट में न्यूट्रॉन ही ना हो, ओनली इलेक्ट्रॉन हो, ओनली प्रोटॉन हो, उनमें बैलेंस हो और वो बॉडी न्यूट्रल हो। तो यहाँ डी ऑप्शन सही नहीं है, गलत है। इस तरह की बातों को विशेष वैल्यू दीजिएगा। असर्शन रीजन में कन्वर्ट होकर जो ये क्वेश्चन आया तो मुश्किल हो जाएगी। आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर आपको थ्योरी प्रोवाइड कराई गई है, फिल इन द ब्लैंक्स के मार्फत। यहाँ पे इस जगह क्या भरा जाएगा, इस जगह क्या भरा जाएगा, ये बताना है। कहा जा रहा है इफ़ एन एलिमेंट हैज़ एन इलेक्ट्रॉन इन एक्सिस देन चार्ज ऑन इट विल बी। एज आई हैव टोल्ड यू, इट डज नॉट मैटर बॉडी हैज़ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एंड हाउ मेनी प्रोटॉन, ओनली मैटर व्हाट, कि कितना एक्सेस है और क्या। यहाँ पे कहा गया है, जैसे समझ नहीं पा रहे हो तो थोड़ी देर के लिए इसको आप 5 ले लो। एक बॉडी है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो बस उन्हीं की वजह से चार्ज होगा। तो आप इस पर चार्ज निकालना चाहते हो तो क्यू निकालो ड्यू टू 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है -e और 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से निकालोगे, 5 से गुणा करोगे, -5e आ जाएगा। इन जनरलाइज हम अगर कहें, n के लिए बात करें तो ये -ne आ जाएगा, q इक्वल टू, ठीक है। अब दूसरा देखिए, लिखा है कि n एलिमेंट हैज़ n प्रोटॉन इन एक्सिस। इस बार प्रोटॉन ज़्यादा हैं, तो जो ज़्यादा है उसकी ही वजह से चार्ज निकालेंगे। आप n की वैल्यू 5 मान लो पहले, तो जो 5 प्रोटॉन ज़्यादा हैं उसकी वजह से चार्ज निकालो। 5 इंटू प्लस ई, ये प्लस में आएगा, 5e आएगा। तो q इक्वल टू यहाँ पर n के लिए अगर बात करें तो +ne हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर तीसरा जो स्टेटमेंट है वहाँ कह रहे हैं n इलेक्ट्रॉन
डिफिशियंसी है, एक्सेस नहीं कह रहे हैं, डिफिशियंसी कह रहे हैं। ये तो इक्विवेलेंट है ना इस बात के कि जहाँ n इलेक्ट्रॉन कम है, मीनवाइल आप कह सकते हो n प्रोटॉन वहाँ ज़्यादा हैं। तो ये वाली जो बात है जहाँ n इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, मतलब ये कि वहाँ n प्रोटॉन एक्सेस में हो गए हैं, यही आंसर आएगा यहाँ पे, दैट विल बी प्लस Ne। अब आप चौथे वाले में देख लो, यहाँ n प्रोटॉन डिफिशियंट हैं, n प्रोटॉन कम है। तो जो अगर n प्रोटॉन कम है तो मतलब n इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो यहाँ पर ये वाला आंसर आएगा। आपको समझ आ गया होगा कि चाहे एक्सेस की बात हो या डिफिशियंसी की बात हो, चाहे इलेक्ट्रॉन की बात हो, चाहे प्रोटॉन की बात हो, इन जनरल जो क्यू होगा दैट विल बी प्लस माइनस Ne। मतलब चार्ज जो होता है वो Ne के बराबर होता है, कभी प्लस में होता है, कभी माइनस में होता है। कब प्लस में, कब माइनस में, इसी को समझाने के लिए मैंने ये 4 केसेस लिए थे किताब में, लेकिन आपको ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। किताब में ब्रैकेट में लिखा मिलेगा कि प्लस लिया जाएगा तब जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, इलेक्ट्रॉन कम होंगे दैट टाइम प्लस लिया जाएगा, और माइनस कब लिया जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन की इफ़िशियंसी होगी। इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा हैं तो माइनस लेंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो प्लस लेंगे। किताबों में जब यही फार्मूला आपको दिखाई देगा वहाँ प्रोटॉन की बात ही नहीं करेंगे, जो कि बिल्कुल ठीक है, प्रोटॉन की बात करनी भी नहीं चाहिए। यही मैंने नीचे अभी एक्सप्लेन किया है। दरअसल है क्या कि मान लो जैसे किसी घर में चोरी होने को है, चोर आएगा, गेट नॉक करेगा, अगर मान लो उसको गोली मारनी है किसी को, तो किसको मारेगा? जो मेन गेट पर दिख जाएगा, जो बाहर दिख जाएगा, जो पहले दिख जाएगा। जो अंदर वाले कमरे में बैठा है वो सेफ है, उसको खींच के बाहर लाना, उसको मारना, उसको निकालना थोड़ा मुश्किल है। वो यही बात है यहाँ पे। लेटर ऑन अभी हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और समझ पाओगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बाहर होता है एटम में, और जो प्रोटॉन होता है वो अंदर महफूज होता है, सेफ होता है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उसको बाहर निकाल पाना हमारे बस की बात नहीं है, इतना आसान नहीं है, वो नहीं निकल पाता है। इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर प्रोटॉन कम हो गए तो इलेक्ट्रॉन उसके बदले ज़्यादा हो जाएंगे और चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन मतलब कम हो गए और चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन बात लोग प्रोटॉन के टर्म्स में करेंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में करेंगे, बिकॉज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इज़ नॉट ईजी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज़ वेरी मच, इलेक्ट्रॉन रिमूवल इज़ ईजी, इलेक्ट्रॉन्स बाइंडिंग एनर्जी वेरी लेस। इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है, और प्रोटॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। बहुत ज़्यादा होने की वजह से निकाल नहीं पाएंगे हम लोग। अब एक बार रीड कीजिए आप इसे। सिंस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज मच मोर कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ईजिली। इसको आप बाहर आराम से नहीं निकाल सकते। सो वी टॉक ओनली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मे बी आइदर इन डिफिशियंसी और इन इफिशियंसी। इफ efficiency charge will be negative, if deficiency charge will be positive, and formula regarding that will be Ne, Q equal to Ne। ठीक, अब अगली बात आप देख लो, यहाँ कहा गया है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ओनली नंबर इन एक्सेस। ये भी मैं आपको बताया हूँ कि चार्ज किसी बॉडी पे निकालने के लिए उसमें एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रॉन हैं या प्रोटॉन हैं ये जानना जरूरी नहीं है। जानना ये जरूरी है कि जो इम्बैलेंस है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वो कितना है, वो किस अमाउंट में है चार्ज के लिए। स्पेसिफिक चार्ज की बात नहीं हो रही है। ये आपको बात हल्की अगर कम समझ में आ रही है, अभी इस पर 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, पूरी तरह से आप समझ पाओगे। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको अभी ब्रीफ करूं। जैसे कहीं 10 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन हैं, तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन ज़्यादा हैं, चार्ज प्लस 2e के बराबर आएगा। और कहीं मान लेते हैं 20 इलेक्ट्रॉन हैं और 22 प्रोटॉन हैं, यहाँ भी तो वही कहानी है, 2 प्रोटॉन ज़्यादा हैं, 2e के बराबर का चार्ज आएगा। तो चार्ज की कैलकुलेशन में हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जानने नहीं होते हैं,
हमें सिर्फ ये जानना होता है कि कितना ज़्यादा है और कौन चार्ज के लिए, नॉट स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज में केवल क्यू नहीं आता है, डिवाइड करना होता है मास। तो मास हमें अगर किसी एलिमेंट का निकालना है तो फिर उसके लिए एग्जैक्टली उसमें हमें नोन होना चाहिए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एंड हाउ मेनी प्रोटॉन्स इन टोटल आर प्रेजेंट। स्पेसिफिक चार्ज यू कैन से दैट ये हमारा डिपेंड करता है इस बात पे कि एग्जैक्टली हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर इन बॉडी, बट चार्ज ऑन द बॉडी डज नॉट डिपेंड on absolute numbers, it depends only on excess amount, how many excess electrons or protons present। ये चीज़ आपको अभी और समझ में आएगी, एक दो क्वेश्चन करेंगे जब लेटर ऑन तब, बट उसके पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें थोड़ा जान लेना होगा, क्योंकि इतनी देर से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम सारी बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है केमिस्ट्री कम आती हो, तो फिर उनके लिए ये जो मैं बता रहा हूँ यूज़फुल होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, उसमें जेड की बात करेंगे, ए की बात करेंगे। जेड का नाम होता है, ए का भी नाम होता है, नाम में क्या रखा है बट फिर भी लिख लो। जेड हियर इज एटॉमिक नंबर, ए हियर इज मास नंबर, दीज आर नंबर, नाम से ही समझ में आ रहा है। जेड एटॉमिक नंबर, एटम के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, मोर प्रिसाइसली यू कैन से प्रोटॉन के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, एंड मास नंबर ये न्यूक्लियन के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ये सब बातें थोड़ी अगर कम पल्ले पड़ रही हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिटेल में हम पहले थोड़ा जान लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें ये जानना होगा कि पहले तो इसमें 3 लोग होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को टुगेदर हम लोग न्यूक्लियन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कौन क्या कर रहा होता है और कहाँ होता है, होता क्या है कि एक सर्कल होता है, छोटा सा सर्कल होता है, उसमें जितने भी प्रोटॉन होने होते हैं, जितने भी न्यूट्रॉन होने होते हैं, सब उसी पे कन्फाइंड होते हैं और वो रुके हुए होते हैं, कहीं नहीं जा रहे होते हैं। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर उनमें भूकंप आए, हिल डुल जाएं, तो वो हमें कंसीडर नहीं करना है। ऑलमोस्ट दीज न्यूक्लियस हियर आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड दे आर इन यू कैन से वेरी टाइनी स्फीयर, इनसाइड टाइनी स्फीयर। इसी टाइनी स्फीयर को कहा जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी चीज़ के अंदर का मेन कंपोनेंट जिसको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है, उसमें आप बाहर से इतना आसानी से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि अभी आपका यूक्रेन वाला लड़ाई चल रहा था, तो कोई मान लो किसी ऐसी गुफा में जाके छिप जाए जहाँ पे बम वगैरह का कोई फ़र्क ना पड़े, तो कहा जाएगा इट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ दैट कंट्री। तो वही सेम यहाँ पर भी बात है कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो स्फीयर है जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन धसे हुए हैं या रुके हुए हैं या रखे हुए हैं या बाउंड हैं, इसे न्यूक्लियस कहा जाएगा। बाकी रह गए जो इलेक्ट्रॉन, वो रुके हुए नहीं हैं, वो सर्कल में यू कैन से मोटे मोटे तौर पे घूम रहे हैं, और वो जो सर्कल है वो आपका न्यूक्लियस के अराउंड है। यहाँ पर ये जो सर्कल बनाया है, इस पर ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इस पर ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। यहाँ पर समझ ये आया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रुके हुए हैं, सेंटर पे हैं, इलेक्ट्रॉन सर्कल में हैं, रुके हुए नहीं हैं, ये घूम रहे हैं किसके चारों तरफ, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस या न्यूक्लियन के चारों तरफ, ठीक। अब हम बात करेंगे इनकी नंबर पे। देखिए क्या है कि जितने भी प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उतने ही एटम की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन भी होंगे तभी बैलेंस बनेगा, नहीं फिर ये बैलेंस नहीं बनेगा, न्यूट्रल नहीं होगा, एटम नहीं होगा, और फिर ये आयन की कैटेगरी में आएगा, उस पर भी अभी हम बात करेंगे। तो न्यूट्रॉन यहाँ पर इसके इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उसके बारे में हमें अभी चर्चा नहीं करनी है, वरना फिर 12वीं क्लास का लास्ट वाला चैप्टर पिक्चर में आ जाएगा, दैट विल बी न्यूक्लियर फिजिक्स, हमें अभी उसको अवॉइड करना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें
तो हो सकता है कि किसी एटम में मान लो 10 प्रोटॉन हो, 10 ही इलेक्ट्रॉन हो, और जो न्यूट्रॉन हो वो कितने हो, वो कुछ कम ज़्यादा भी ले सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल मान लो 9 न्यूट्रॉन हो। तो यहाँ पर ये जो फिगर है, जो प्रोटॉन की संख्या है, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, उसे जेड कहा जाएगा। और जो टोटल फिगर है किसकी, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिला के नहीं, न्यूक्लियन की। अगेन आई एम टेलिंग, न्यूक्लियन क्या है, जो भूले ना हो, न्यूक्लियन वो है जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। टोटल कितने न्यूक्लियन हैं यहाँ पे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का टोटल कितना है, दैट इज हियर 19। तो ये जो 19 है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, हियर दिस नंबर इज कॉल्ड मास नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो यहाँ पर Z की जो वैल्यू है वो 10 है, A की वैल्यू 19 है। आप एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो ताकि चीज़ें पक्की हो जाएं कि एक एलिमेंट है, सपोज करिए उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन सपोज करिए यहाँ पे 14 हैं, प्रोटॉन भी उतने ही हैं, न्यूट्रॉन सपोज करिए यहाँ 16 हैं। बताइए Z कितना होगा, बताइए A कितना होगा। आप इसे स्वयं से कीजिए, मैं इसके बाद इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगेन मैं थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप जो अगर ना भूले हो, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसी एटम में बराबर बराबर होते हैं और जितने होते हैं वही Z की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे Z आपका 14 है। और जो A होता है, जो मास नंबर होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, प्रोटॉन की संख्या नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या नहीं, तीनों की संख्या मिला के नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ करके जो टोटल आता है उसे ही न्यूक्लियन कहा जाता है। उसकी संख्या को या उस संख्या को हम ए कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। ए यहाँ पे आएगा हाउ मच, 14 + 16 मिला करके 30। आई होप अब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में Z और A का मीनिंग क्लियर कर पा रहे होगे। जब आप Z और A का मतलब समझ जाते हो तो फिर आपको रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। क्या रिप्रेजेंटेशन, कि जैसे ऊपर आपने 2 एलिमेंट डिस्कस किए, एक तो ये वाला, दूसरा आपने ये वाला, ठीक। इसको एक बार मैं फिर से लिख दूं, यहाँ पर ये आपका एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट एक है A, दूसरा है B, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, Z, A, ये सब आपको मेंशन किया जा रहा है। A और B ना लिख के इसे X Y लिखो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आगे चल के, ठीक। तो यहाँ पर एलिमेंट एक है X, दूसरा है Y। ये जो आपका एलिमेंट था इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 10 10 9 10 10 9 10 10 और 9, और यहाँ पर 14 14 16 14 14 16, ठीक, 14 14 16। Z क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो संख्या होती है। A क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को टोटल जो मिला के चलें तो 19 आएगा। यहाँ पे देखिए आपने निकाला होगा, यहाँ पे 19, ठीक है। अब यहाँ पर Y के लिए अगर बात करें तो जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का टोटल आएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या है वो Z होती है, वो यहाँ पे 14 है और N आपका 16 है। 14 + 16 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के बात करें तो 30 है। ये आपको समझ में आया। अब इस कहानी को आपने रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। कैसे करते हैं, जो एलिमेंट है उसे आप लिखेंगे, उसके नीचे यहाँ पे कुछ कुछ लिखा जाएगा, उसके ऊपर कुछ कुछ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा नीचे, क्या लिखा जाएगा ऊपर, यहाँ लिखा जाता है Z, यहाँ लिखा जाता है A। Z कितना है 10, A कितना है 19। तो यहाँ पर जो एलिमेंट X है उसको आप समझ गए कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे 10x देन ऊपर 19, ठीक है। ऐसे ही ट्राई करिए नीचे वाले एलिमेंट को लिखने का। तो ये Y है एलिमेंट और इसका जो Z है दैट इज़ हियर 14 और जो A है दैट इज़ हियर 30। अब आप कुछ शायद कैच कर पा रहे होगे कि जो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होती है वो ऐसे ही तो रहती है। फॉर एग्जांपल
आपने कहीं लिखा देखा होगा 1H1, कहीं लिखा देखा होगा 2He4, कहीं लिखा देखा होगा 3Li7। ऐसे बहुत सारे आपने एलिमेंट देखे होंगे। फॉर एग्जांपल कहीं लिखा देखा होगा 20Ca40, कहीं लिखा देखा होगा आपने 12Mg12, इसके बाद में Mg, इसके बाद में यहाँ पे 24, लाइक दैट। तो आप पहले वाली एलिमेंट के लिए बताओ Z कितना है, ये 1 है। दूसरे वाले पहले वाले के लिए ही एक ही वैल्यू बताओ, ये 1 है। यहाँ पर दूसरे केस में अगर हम बात करें तो Z 2 है, A आपका 4 है। यहाँ पे Z आपका 3 है, A आपका 7 है। यहाँ पे Z आपका 12 है, A आपका 24 है। ये जो है Z होता है, जो ऊपर होता है वो A होता है। ऐसे ही यहाँ पर Z आपका 20 और A जो आएगा आपका दैट विल बी 40। अब इसमें भी क्वेश्चन बनता है, अपोजिट सोचने को आता है कि आपको ये एलिमेंट बताएंगे कि फॉर एग्जांपल 3Li7, आपको कहेंगे बताओ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बताओ कि यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, बताओ कि यहाँ न्यूट्रॉन कितने हैं। तो जब बात 3Li7 की हो रही है तो आप Z समझ जाओगे 3 है। बाय डेफिनेशन आई हैव टोल्ड कि Z का मतलब होता है आइदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। मोर प्रिसाइसली प्रोटॉन बोला जाएगा तो ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम के बाहरी हिस्से में होते हैं, कभी निकाल लिए जाएं तो कम ज़्यादा हो सकता है। प्रोटॉन में ऐसी सुविधा नहीं है, इसलिए Z इफ इन अ बुक रिटन एज के नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ज़्यादा करेक्ट है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन अभी तो फिलहाल बराबर ही हैं, कहीं कुछ आयोनाइजेशन नहीं हुआ है, कहीं किसी इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाला है आपने। तो इलेक्ट्रॉन कहें या प्रोटॉन कहें 3Li7 में Z के ही बराबर होगा, 3 के ही बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो 7, कुछ लोग गलती करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ 7 का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। नहीं, आप भूल गए हो। 7 का मतलब है यहाँ पे नॉट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, not number of proton, it is a total number of proton and neutron collectively called number of nucleon। तो यहाँ पे आप जो 7 ये देख रहे हो, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके टोटल है। यहाँ पे आप एक और कॉलम चाहो तो ऐड कर सकते हो। यहाँ पर एक जो कॉलम आप ऐड करोगे दैट विल बी फॉर P+N, P+N, ये यहाँ पे 7 है। ठीक, अब आप बताओ कि यहाँ न्यूट्रॉन कितने हैं, क्योंकि आप कह रहे हो कि टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है वो 7 है, इसमें से 3 आपके पास में जो है वो प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने हैं? जो रह गए 7 में से 3 घटाने के बाद 4, वो न्यूट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए आप करें, फिर इसके लिए करें, ऐसे आप अप्रोच कर सकते हैं। 2He4 का मैं जैसे करके दिखाऊं तो 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हैं, 2 प्रोटॉन हैं, और ये जो 4 है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल है। तो 4 में से 2 प्रोटॉन हैं, तो बाकी जो रह गए वो न्यूट्रॉन हैं। आप यहाँ पर एक खास बात देखिए, क्या कि 1H1 में हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है। ऊपर मैंने ऐसी बात बोली थी, मे भी उस समय आपको कम समझ आई हो, क्योंकि ये जो केमिस्ट्री वाला सेक्शन अभी चल रहा है आपका, अगर वीक रहा होगा दैट टाइम आप कैच नहीं कर पाए होगे। तो ऐसा भी संभव है कि एलिमेंट कोई हो जिसमें न्यूट्रॉन ही ना हो। हाइड्रोजन इज ऑफ दैट काइंड, इसमें न्यूट्रॉन ही नहीं है। जैसे आप 12Mg4 की बात करो तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है और 24 टोटल है क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो जो एक्स्ट्रा है 12, 24 - 12, दैट विल बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सिमिलरली हियर, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 20। तो आपको जो अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप अपनी किताब लिख सकते हैं। कैसे कि कहीं अगर ऐसे लिखा है ZXA तो Z ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, अगला रूल बन जाएगा कि नंबर ऑफ P+N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल, न्यूक्लियन की संख्या A, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इफ समवन इज सेइंग दैट विल बी नॉट Z - A, A - Z। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर अगर आप कर दिए, यू विल गेट अ नंबर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, नाउ ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर चार्ज एंड स्पेसिफिक चार्ज दोनों ही निकालना है अल्फ़ा पार्टिकल का। अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में आपको लेकिन पता होना चाहिए।
दो तीन प्रकार से आप अल्फ़ा पार्टिकल को समझ सकते हो। पहला जो ज़्यादातर जगह लिखा रहता है वही मैं बता दूं, ये आपका है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। दूसरा आप कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ पाओगे, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। तीसरा जो मैं बता रहा हूँ किताबों में नहीं मिलेगा, एलिमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन। एक ही बात है सब में, कोई 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, सॉरी 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, तीनों बातों में कोई अंतर नहीं है। बस यहाँ तीसरी वाली बात से लोगों को समझ में ज़्यादा आ जाता है। मैं यहाँ पर पहले इसे ही बताऊँगा, फिर इसको भी बताऊँगा, सबको बताऊँगा ताकि सब कनेक्ट हो जाए। पहले आप ये जानो हीलियम का एटम क्या होता है। हीलियम एटम का मतलब यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा 2He4। यहाँ पर हीलियम के एटम में Z है 2, A है 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये होते हैं 2, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल होता है 4, इलेक्ट्रॉन अगर बात एटम की हो रही है तो उतने ही होंगे, न्यूट्रॉन होंगे 2। हीलियम के एटम की बात हो गई। अब हम बात करेंगे सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम की बात करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक बार हीलियम के एटम को आयोनाइज कर देना है। इसे आप He+ से रिप्रेजेंट कर सकते हो या 2He4 लिखो और ऊपर ऐसे यहाँ पे प्लस बना दो। मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल देना है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो पहले 2 थे अब 2 नहीं रहेंगे, 1 हो जाएगा। प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने पहले ही कहा था प्रोटॉन को निकाल पाना आसान थोड़ी ना है। यहाँ पर ये फिगर उतनी ही रहेगी, ये फिगर उतनी ही रहेगी। अब हम बात करेंगे डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, He लिखेंगे हीलियम, इसके बाद ऊपर 2 प्लस लगा देंगे, 2 बार आयोनाइज हो गया। या आप 2He4 अगर लिखते हो तो यहाँ पे 2 प्लस लगा दो। इसका मतलब क्या है कि हीलियम के एटम को हम आयोनाइज करेंगे, एक बार नहीं 2 बार। 2 बार का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और 2 ही थे तो दोनों निकाल लिए, बचे नहीं कुछ। ये हो गया 0, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 4, ये हो गया 2। मतलब जो अभी आपको स्पीशीज मिली है वो नेकेड है। नेकेड मतलब वहाँ सिर्फ न्यूक्लियस है। मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी आपको बताया था कि सेंटर पे प्रोटॉन होते हैं। इस वाली कहानी को मैं यहाँ पे प्लॉट करने जा रहा हूँ। सेंटर पे न्यूक्लियस पे प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन मैंने देखो बनाए, 2 न्यूट्रॉन देखो मैंने बनाए। और अभी हम हीलियम एटम की अगर बात कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन भी मैंने बनाए। ये आपका हीलियम का एटम है। अगर हमें सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम की बात करनी है तो 1 इलेक्ट्रॉन हटा देना है, हटा दिया। अब हमें डबली आयोनाइज्ड की बात करना है तो ये भी हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हटा देना है, इसको भी मैंने हटा दिया। साथ में मैंने जो सेल थी, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा तो उस सेल को भी हटा देना है, वो भी हटा दिया। अब आपके पास जो बचा है वो सिर्फ न्यूक्लियस है। दैट्स वाई वी हैव टोल्ड इट इज़ नेकेड। नेकेड का मतलब इसमें कोई सेल नहीं है, सिर्फ ये न्यूक्लियस है। इसीलिए इसे आप न्यूक्लियस ऑफ हीलियम भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए वही तो लिखा है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कह लो, चाहे अल्फा पार्टिकल कह लो, चाहे डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम कह लो, और चाहे एलिमेंट ऑफ 2 प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देख लो सिर्फ 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन ही तो हैं। तो अल्फा पार्टिकल का मतलब पूरी बात आपको समझ में आ गई है। तो याद क्या करना है, याद करना है अल्फा पार्टिकल का मतलब 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब ही नहीं है 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब आप यहाँ पर जो अगर समझ गए हो तो चाहे चार्ज निकाल लो, चाहे मास निकाल लो, चाहे स्पेसिफिक चार्ज निकाल लो। निकालना है, सब कुछ आता है, पूछा जाता है। तो जो Q होगा वो कैसे निकालेंगे, I have told you for determination of charge we need not to calculate exact number of proton and electron, we need only axis. Here 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुए हैं। कैसे डिफिशियंट हुए, क्योंकि हम 2 निकाल लिए हैं बाहर।
आप कह सकते हो कि 2 प्रोटॉन यहाँ पर ज़्यादा हैं, लेकिन लोग कहते नहीं हैं ऐसा, क्योंकि उन्हें ये मैसेज नहीं देना होता दुनिया को कि प्रोटॉन निकाले जाते हैं या अंदर डाले जाते हैं। निकालने और डालने का जो काम होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, ड्यू टू दैट जो चार्ज आएगा दैट विल बी -2e, Q विल बी -2e। मैग्नीट्यूड में ही अगर बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आगे चल के, +2e। प्लस क्यों लिखा मैंने? बिकॉज वी हियर कंसर्न ओनली विद मैग्नीट्यूड। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मास, अगर आप भूले ना हो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कहा था मास के लिए हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि कितना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ज़्यादा है, सब देखना पड़ता है। प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है। इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन का मास मैंने मान लिया mp, तो प्रोटॉन की वजह से टोटल मास हो गया 2mp। न्यूट्रॉन का मास मैंने मान लिया mn, तो टोटल हो गया 2mn। आप अगर ना भूले हो तो याद होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मास में बराबर होते हैं, इसलिए 2mp की जगह 2mn की जगह 2mp भी लिख सकते हैं। तो मास के लिहाज से ये और ये इक्वल है, तो यहाँ पे 2mp सब मिला के टोटल मास 4mp आ जाएगा। तो m ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी 4mp। नाउ अल्फा पार्टिकल का अल्फा मतलब स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालने के लिए चार्ज लेंगे, डिवाइड बाय मास कर देंगे, ये हो जाएगा 2e डिवाइड बाई 4mp। ठीक, अब यहाँ पर आप चाहो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, e डिवाइड बाई 2mp आ जाएगा। e की वैल्यू, mp की वैल्यू ये आपको याद करनी पड़ेगी। e होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसके बाद मास ऑफ द प्रोटॉन ये होता है 1.6 लगभग में 10 की पावर -17। ये इसको कैंसिल कर रहा है, तो ये हो गया 0.5 इंटू 10 की पावर 27 -19, 8 आ गया। इसके बाद में और साइंटिफिक करना चाहते हो तो 5 गुणे 10 की घात 7 ऐसा कुछ हो जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो पूछा जाता है मोस्टली वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी जाती, इसलिए मुझे याद भी नहीं है। कंपेयर कराते हैं ये लोग, इलेक्ट्रॉन का अल्फा पार्टिकल का कंपेयर करिए, प्रोटॉन का अल्फा पार्टिकल कंपेयर करिए। मैं आपको जनरल रूल तो बहुत पहले ही दे चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है ना वो बहुत 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 ज़्यादा होता है, बाकी सारे लोगों का इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज से कम ही आता है। अल्फ़ा पार्टिकल का भी जो आप ये देख रहे हो ये काफ़ी कम है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हम लोग जब इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकाले थे 10 की पावर वहाँ 11 आई थी। शायद आज के लिए काम भर की थ्योरी हो गई है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, नेक्स्ट टाइम इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपको इन्हेंस करेगा। क्या इन्हेंस करेगा? आप समझ पाओगे यहाँ से कि वाकई ऐसा है कि जो आपका चार्ज होता है उसमें ये मैटर नहीं करता कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं या प्रोटॉन हैं, मैटर ये करता है कितने एक्स्ट्रा हैं, एक्सेस में क्या है, कितना है। जबकि स्पेसिफिक चार्ज जब हम इन्हीं में निकलवाएंगे तब आप देखोगे कि एग्जैक्ट वैल्यू भी मैटर करेगी। इस क्वेश्चन को भी होमवर्क में दिया जा रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको देखना पड़ेगा। नाउ इसके बाद ये एक क्वेश्चन है, ये ओलंपियाड का है, आप इसे अपने मन से करें, नहीं होता है तो वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल है, आप देख लें। बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अब होगा नहीं, क्योंकि इसमें जितना भी कुछ है मैं ऑलरेडी वही सब बताया हूँ, तो संभावनाएं नहीं है ऐसी कि ना हो आपसे, बट स्टिल यू कैन ट्राई, इफ़ नॉट एबल टू डू यू कैन गो फॉर वीडियो सोल्यूशन। आगे की जो कहानी है शायद न्यू हेडिंग से है, जो अगली क्लास हमारी होगी थ्योरी के पॉइंट से वो यहाँ से स्टार्ट होगी पहले, लेकिन उसके हम ये जो होमवर्क है उसे डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।